जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विष के दांत। तो आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। विष के दांत कौन लिखे हैं? विष के दांत नलिनी न्यूटन शर्मा। और क्या है कहानी? तो आपको इसको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। ये विष का दांत थोड़ा ना होता है। अब ऐसे आपको कोई सुने कि विष का दांत उसका है, ये है वो, ना। विष का दांत सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। विष का दांत कहाँ पर अच्छा लगता है? तो कहानियों में। तो क्या है? कहानी। और इसे कौन लिखे हैं? तो विष के दांत अभी नई नई लिखी गई है। किसने लिखा है? तो हमने लिखा है। विष के दांत कैसी है? तो नई नई। और किसने लिखा है? तो हमने लिखा है। तो विष के दांत नलिनी विलोचन शर्मा जी, ठीक है ना। नई नई है तो नलिनी विलोचन शर्मा। देखिए जन्म, देखिए नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। आपसे कोई पूछ सकता है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में। ये हमारे बिहार के रहने वाले थे, ठीक है ना, नलिनी विलोचन शर्मा जी। माता जी के नाम रत्नावती शर्मा। माता जी का नाम क्या था बच्चों? तो रत्नावती शर्मा, ठीक है ना। और उनके पिताजी, अरे यार हाँ, और पिताजी का नाम छूट गया। देखिए पिताजी का नाम पंडित राम अवतार शर्मा। पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। इनकी रचनाएं, नलिनी विलोचन शर्मा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि नलिनी विलोचन शर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी है। तो दृष्टिकोण, साहित्य का दर्शन, इतिहास, मानदंड, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र क्या है? उपन्यास है। और संत परंपरा और साहित्य, ठीक है। इसमें से 3 ठोफी भी आई है, ठीक है। इसमें से आपको सब नहीं याद करना है। एक आपको दृष्टिकोण याद कर लेना है, एक आपको साहित्य का इतिहास दर्शन, और एक प्रेमचंद्र, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा है कि प्रेमचंद्र क्या है? उपन्यास की, कहानी की, कविता कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा? उपन्यास, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ये बहुत बार पूछा है कि विष के दांत कहाँ से ली गया है। तो विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है, ठीक है ना। आप लोगों को तो इतना समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है, ठीक है। जो हमारे नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं, इनके स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो पटना कॉलेजिएट विश्वविद्यालय से इनकी स्कूल की पढ़ाई हुई है, ठीक है ना। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है, वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। कहाँ कहाँ? वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने, जब पढ़ावत रहे, ठीक बनू। और वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक रहे, ठीक है। वह कहाँ का अध्यापक रहे? वह पटना विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे, मैंने प्रिंसिपल बना रहे, ठीक बनू। 1959 में यह ऑब्जेक्टिव पूछ ले एग्जाम में। तो उनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट, देखिए पटना कॉलेजिएट से उनको पढ़े भी थे, और पटना को वही स्कूल के वो जाके अध्यक्ष बने थे। कितना बड़ बात बा, कोई नो स्टूडेंट खातिर कितना बड़ बात हुई। जो ना स्कूल में तू पढ़ाओ वही स्कूल में जाकर फिर पढ़ाओ, तो बहुत बड़ बात हो जाए नू। तो वही बात बताया जाता कि पटना कॉलेजिएट में जाके 1959 में अध्यक्ष बन रहन के नलिनी विलोचन शर्मा जी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु 12 सितंबर 19 ईस्वी में हुई थी। अब आपसे कोई एग्जाम में पूछ देगा कि नलिनी विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। अब इसका मैं टोटल जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप आपसे पूछेगा पहला कि विष के दांत को किसने लिखा है? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी ने। विष के दांत क्या है? तो कहानी, ठीक है। इससे आपको अब तीसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना बदरघाट में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना बदरघाट में, ठीक है।
अब तो इनसे पिता का नाम पूछ सकता है तो पंडित राम अवतार राम अवतार शर्मा। और माता जी का नाम रत्नावती शर्मा। ठीक है। अब इनके प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, संत एवं परंपरागत, और क्या है, संत और परंपरागत, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र उपन्यास है, ये आपसे रचनाएं में पूछ सकता है। ठीक है ना। अब आपसे इनकी स्कूल की परिचय कहाँ से पढ़े थे, तो पटना दे देगा ऑप्शन में, गया, रांची, झारखंड। तो आप लोग क्या बन रही है, पटना से पढ़े थे। ठीक है, पटना कॉलेजिएट से। वो अब ये देखिए कि वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। वह पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बने थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बने थे, तो पटना विश्वविद्यालय। कब बने थे, तो 1959 ईस्वी में बने थे। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नलिनी मिचंद शर्मा जी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तो अब हम लोग लेखक जी का जन्म परिचय देख लिए। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पूरा अर्थ पढ़ेंगे। आपको अर्थ एकदम पूरा हंसते हंसते आप लोग लोटपोट हो जाइएगा, अर्थ ऐसा है। ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग को अर्थ बताते हैं। अब हम लोग देते हैं कहानी में जो जो भी प्रमुख पात्र हैं हम लोग को पढ़ लेते हैं। हम आपको बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे पढ़ा रहे हैं कि बुक का आपका एक भी लाइन नहीं छोड़ेगा, आपको उससे एक्स्ट्रा भी जानकारी मिलेगा। ठीक है ना। चलिए हम चैप्टर को अब शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसमें दो परिवार है। ठीक है, एक है गरीब और एक है अमीर। ठीक है ना। तो ठीक है, गरीब लोगों से पहले मिल लीजिए। यह है गिरधर लाल। ठीक है, ये उनकी पत्नी है, मदन है। ठीक है, देखिए सेन साहब हैं, ये सेन साहिबा हैं। इनके सेन साहब के 5 पुत्री है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है। और सेन साहब का एक पुत्र है जिसका नाम है कासू, यानी खोखा। जैसे कि आप लोग गांव घर में देखते हैं कि एक बच्चा का 2 नाम हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे उसका कासू नाम था, लेकिन लोग उससे प्यार से खोखा ही बुलाते थे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सेन साहब के काले रंग की गाड़ी थी। ठीक है, उनके काले रंग की गाड़ी का दाम था 7500 रुपया। ठीक है ना। यहाँ पर लिखे हैं कि काले रंग की गाड़ी थी, उसका दाम था 7500 रुपया। मैंने गाड़ी को एकदम बहुत चक चक रखते थे, हमेशा धोकर उस पर हमेशा मैंने ऐसा गंदगी थोड़ा सा भी उस पर नहीं लगा रहता था। ठीक है ना। उसमें आप यदि आप मैंने मुँह भी जाकर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। दूध से भी उजला उनकी मैंने गाड़ी थी, उसमें आपका फेस दिखाई देता था शीशा में, जब आप देखते थे उतना गाड़ी साफ रहते थे हमेशा। तो गाड़ी थी, काली रंग की गाड़ी थी, 7500 की थी। ठीक है ना। वो लेकिन इस सेन साहब के घर में 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। सेन साहब के पुत्री 5 थी और पुत्र एक था। सेन साहब के संतान, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो संतान उनके टोटल 6 थे, 5 लड़कियां एक लड़का, संतान मैंने कि पूरा। आप पुत्री बोलेगा तो 5 का पुत्र एक। ठीक है ना। तो सेन साहब मैंने अलग किस्म का आदमी थे। जैसे कि घर के लड़कियों के लिए अलग नियम था, लड़कों के लिए खोखा के लिए अलग नियम था, और इन 5 के लिए अलग नियम था। सीमा, रजनो, शेफाली, आरती, सीमा, रजनो, आलो, शेफाली, आरती, इन लोगों के लिए अलग थोड़ा सा नियम था। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो एक दिन की बात है, तो इनके घर पर जो ये हैं गिरधर लाल काम करते थे किरानी के। ठीक है ना। काफ़ी काम करते थे गिरधर लाल, तो किरानी जैसे कि फैक्ट्री उक्ट्री में कुछ बनाना होता है ना, उससे उनके घर पर आकर ये काम करते थे गिरधर लाल। किसके घर पर, सेन साहब जी के। ठीक है। तो एक दिन की बात है कि ये काली रंग की गाड़ी द्वार पे खड़ा थी। मदन दौड़ते दौड़ते गया, और बच्चा में दौड़ते दौड़ते गया तो उसको गाड़ी का टच करने का मन था। तो वहाँ पर उनका ड्राइवर खड़ा था। तो ड्राइवर क्या बोला, गाड़ी बार बार छूने का कोशिश कर रहा था ये मदन। तो वो बोला कि गाड़ी मत छुओ। तो बोला छुएंगे, तुम क्या कर लोगे। बच्चा का उसका भी उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने छू दिया। उसने क्या किया, ड्राइवर को उसको ढकेल दिया। जब ढकेल दिया तो उसको गुस्सा आ गया, और फिर से उसे आया। तो वो फिर उन लोगों में लड़ाई हो गया, ड्राइवर में और मदन में। मदन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5-6 साल का था, तो उतना उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो सेन साहब घर के अंदर से बाहर आए, सेन साहब और सेन साहिबा। तो सेन साहब बोले क्या हो रहा है ड्राइवर से। तो वो बोलता है ड्राइवर, देखिए ना साहब, ये जो मदन है ना, वो हमसे लड़ाई कर रहा है और गाड़ी को छू रहा है। तो सेन साहब बोले कि किसके किसके लड़के हो तुम, तो
क्यों गाड़ी को छू रहे हो। तभी उधर से मदन के माँ आ गई और मदन के माँ को देखा तो बोला कि एसएन साहब बोले कि देखना अगली बार से मदन ऐसी हरकत ना करे, दोबारा गाड़ी के पास ना है। तो कुछ बोली नहीं, लेकर अपने लड़के को चली गई, ठीक है ना। तो फिर बाद में उधर से गिरधर लाल आए, उनको पता चला कि मदन ऐसा ऐसा काम करता है। तो गिरधर लाल हमेशा मदन को मारते रहते हथे थे हमेशा। तो उस दिन भी अब तो गिरधर लाल बैठा था खाना खाकर और आए उधर से, अब गिरधर लाल को मारने लगे, बहुत मार मारे बहुत मार मारे। तो जो मदन था रो रहा था। तो पास में घर था सेन साहब का। तो सेन साहब और सेन साहिबा सोने जा रहे थे तो उन लोग का आवाज़ सुनाई देता। तो जो सेन साहिबा हैं बोली कि कौवे भीख मांगे की तरफ चीख रहा है, अब कोई भी बच्चा है पिटाएगा तो रोएगा ही। तो बोले कि कौवे भूख मांगे की तरह रो रहा है। और इसमें हाँ एक और चीज़ भी हम बात आपको बताने के छूट गए थे कि जब गाड़ी के पास मदन था तो वो बोली कि सेन साहिबा बोली कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो उस दिन मदन पिटा गया, उस दिन पिटा गया। तो चल अब यहाँ से कहानी का दूसरा पात्र शुरू होता है, ठीक है ना। तो अब आइए, जो लड़कियाँ थी उनकी, ये सेन साहब की जो पांचों लड़कियाँ थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, तो ये पांचों लड़कियाँ मैंने घर के कठपुतली थी। सेन साहब एक बार कह दिए कि उन लोगों के खाने के, हंसने के, पढ़ने के सब नियम अलग था। एक बार बोल दिए कि किसी भी लड़की को हंसना नहीं है तो हंसने नहीं थी। वो लोग ठठा ठठा के हंसती नहीं थी, हंसती भी थी तो घर में धीरे धीरे हंसती थी। अब बोल दिए सेन साहब कि आप लोग को हंसना नहीं है, आप लोग को अभी खेलना नहीं है, आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है, तो उन लोग वैसे ही करते थे, ठीक है ना। तो कठपुतलिया थी उनकी लड़कियाँ, क्या थी तो कठपुतलिया थी, सेन साहब की लड़कियाँ कठपुतलिया थी। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा, जो ये कासू था खोखा, ये सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा था। जैसे आप लोग भी अपने घर में, गांव में, जहाँ पर भी होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि किसी के 5 लड़कियाँ थी है और छठा लड़का हुआ, चौथा लड़का हुआ, तो उसका मान जान बहुत होता है। तो ये भी खोखा जो था ना, इसका भी मैंने घर में मान जान बहुत होता था, क्योंकि 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था। ये क्या करता था कि इसका अपना मन का था, ये पांचों लड़कियों को, इन लोगों से इससे बड़ थी लड़कियां तो पांचों, इन लोग पांचों लड़कियों को भी मार देता था। लेकिन खोखा को किसी को बोलने के अंदर हिम्मत नहीं था, खोखा को बोल दे, ठीक है ना। तो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, तो कासू खोखा। जीवन के नियम का अपवाद था। ये जो कासू खोखा था ना, ये मैंने जीवन के नियम का अपवाद था। जीवन के नियम का अपवाद का मतलब क्या होता है, तो मैंने कोई भी नियम इसके लिए नियम नहीं था। लड़कियों के लिए नियम था लेकिन इसके लिए नियम था। इसका जो मन वो करेगा, गाड़ी को छुएगा, गाड़ी का तोड़ फोड़ भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कियां लोग को हिम्मत था कि गाड़ी को छू दे, लड़कियां लोग गाड़ी को छू भी नहीं सकती थी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जीवन के नियम का अपवाद था। अब जैसे एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लोग घर पर, उनके सेन साहब के दोस्त लोग आ रहे थे, तो लोग अपने कार से आए और कार को खड़ा कर दिए। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि लोग बात करते हैं कि आप अपने बेटे को क्या बनेंगे, आप अपने बेटे को क्या बनेंगे, आप अपने बेटे को क्या बनेंगे। तो सेन साहब के 2 दोस्त लोग आए थे, ठीक है ना। उन लोगों को मुझे नाम नहीं याद पड़ रहा है। तो दोनों दोस्त लोग बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, कोई बोल रहा था डॉक्टर बनाऊंगा। तो अब सेन साहब के बारे में तो क्या बनेगा, तो सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे को बिजनेसमैन नहीं तो इंजीनियर बनाऊंगा। तो बोले कि इंजीनियर सोच रहा हूँ बनाने को। वो तो अभी से ही इस काम में लगा हुआ है। मैं उसको स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता हूँ, स्कूली शिक्षा में आजकल कुछ नहीं रखा है, बोल रहे थे वो सेन साहब, ठीक है ना। तो बोल रहे हाँ तो इंजीनियर बनाऊंगा। तो क्या होता है कि जो इंजीनियर बनाऊंगा तो वो ठीक है, इंजीनियर बना रहे थे। तो उसके जैसे कि हम लोग होते हैं कि आप लोग भी होते हैं, तो स्कूल में जाकर कुछ भी चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए स्कूल नहीं था, घर पर एक बढ़ई आता था, उसको बाँस से छीला जाता था, उसको कोई भी काम करने को बताता था 1-2 घंटा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसकी पढ़ाई अलग थी। लेकिन लड़कियों लोग को स्कूल नहीं जाना था, लड़कियों लोग के लिए सेम पढ़ाई था, स्कूल नहीं जाना है। लेकिन ये खोखा के लिए नहीं, कासू के लिए ये घर पर ही सीखता था। तो एक दिन वो इनके दोस्त लोग आए थे, तो ये क्या किया खोखा की गया, टायर का हवा ही खोल दिया, सेन साहब के दोस्त लोगों का, ठीक है। तो ये तो ये थी। अब वो लोग बाहर से अंदर से बात करके आ रहे थे कि चलिए अब लोग हम लोग घर जाते हैं, बहुत देर हो गया बात करते। बोले ठीक है सेन साहब। बाहर जा रहे हैं तो उनके हवा खोल दिया है, अपने गाड़ी का लाइट फोड़ दिया है। तो जब ड्राइवर आए तो बोले कि अरे ये तो गाड़ी लग रही पंचर हो गई है। तो एक चक्कर में देखे तो एक जगह लगा पंचर हो गया। तो
सेन साहब ड्राइवर से बोले जाओ इसको बनवा कर लाओ, हवा गाड़ी में मरवा देना पंप से, ठीक है ना। तो वो देखे कि दूसरे हवा भी निकलता है, तो बोले कि दूसरे चक्का ही पंचर है, और उनके गाड़ी का लाइट जो है फूट चुका था। जो आप लोग 10th क्लास में अवतल उतर पढ़ते हैं ना, तो लाइट भी उनका फूट चुका था। तो बोले ठीक है, और बोले कि ये किसी का काम नहीं है, ये खोखा काम है, क्योंकि खोखा इधर से, बोले ड्राइवर बोला कि उधर साहेब भी घूम रहे थे, खोखा जी। तो देखा कि हाँ खोखा खोल दिया था। तो बोले कि अजीब नहीं है, ये इनके दोस्त बोले सेन साहब के अजीब नहीं है आपका बेटा। तो बोले नहीं, इसमें अभी से ही इंजीनियर का गुण देख रहे, अपने बेटे को बड़ाई करने के लिए कि इसमें अभी से ही इंजीनियर के गुण मुझे दिखाई दे रहा है। लाइट तोड़ के देख रहा है और हवा खोल के दे रहा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें इंजीनियर का गुण आ रहा है। तो अब ड्राइवर ने हवा भरवाया और वो लोग चले गए। अब यहाँ से देखिए खोखा और मदन के बीच में लड़ाई। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इस पार्ट का। एक दिन क्या बात है कि मदन अपना मोहल्ला में लट्टू नचा रहा था। तो वहाँ पर खोखा, मदन और मदन के दोस्तों दोनों सभी लोग नचा रहे थे। खोखा वहाँ पर पहुँचा तो बोला कि मैं भी लट्टू खेलूँगा। तो मदन ने बोला जा ना, आया है बड़ा लट्टू खेलने, तेरे पास लट्टू है? तो बोला नहीं, तुम लोग अपना लट्टू दो। तो मदन बोला जाओ अपने इस बाबा से मांग के लेना। अपने पापा को बाबा बोला था कि जाओ अपने बाबा से मांग के लेना। तो बोला नहीं, मैं तुम लोग को लट्टू। तो मदन ने बोला नहीं दूंगा। तो उसका क्या कि अब हमेशा जो सभी बड़े लोगों पे अपने बहनों पर हाथ उठाता करता था, तो उसको भी मार दिया। और तब क्या हुआ कि मदन ने भी जो छोड़ा नहीं, उससे उसने भी बहुत मार मारा, बहुत मार मारा, कि उतना मार मारा कि खोखा का 2 दांत टूट गया, ठीक है ना। तो खोखा घरे अपना चला गया। तो बोला ठीक है, खोखा अपने घर चल जाएगा। तो सेन साहब को पता चला कि मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया। तो अब खोखा ने अब उसको, मदन को पहले बार भी चेतावनी दिया चुका था। तो क्या किया ना सेन साहब, क्या किया कि वहाँ से मदन ही गिरधर लाल को काम से निकाल दिए, ठीक है ना। तो बोले कि आप तुम काम करने मत आना, अब जाओ, तुम्हारा जो भी पैसा है मैं भेजा दूंगा, ठीक है ना। तो अब गिरधर लाल काम पे नहीं आया, लेकिन मदन तो लुकाया था कि उस दिन सिर्फ गाड़ी को टच करने को किया था। तो पापा बहुत मार मारे थे, आज तो मैं खोखा को ही मार दिया हूँ, तो आज तो मेरे पिटाई तो होनी तय है। तो दिन भर मदन ऐसे वैसे गांव में छुप कर लुक कर आता रहा। अब सब कुछ मान जाता है लेकिन पेट नहीं मानता है। वो भी बचा था 5-6 साल का, तो उसका पेट नहीं माना। तो उसने घर गया रात में, आराम आराम से चुपके लुका लुका कर गया। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लुका लुका कर गया, और खाना भर पेट खा लिया। खाना भर पेट खा लिया, तोप दिया खाना को। और उसके से मम्मी पापा बात कर रहे थे चुपके कुछ, तो वो सुनाई दे रहा था, लेकिन फुसुर फुसुर बोल रहे थे। तो इसको मदन है, इसको सुनाई नहीं दिया। मदन चुपके जा रहा है घर में से, ठीक है। तो क्या हुआ कि आंगन में लोटा था, तो उसमें लोटा में लड़कर लोटा गिर गया। अब तो आवाज़ हो गया। अब तो मदन बोला आज खैरियत नहीं है, पापा के हाथ से डंडा खाना ही है। क्या हुआ कि अभी ये गिरधर लाल और गिरधर लाल की पत्नी आई, ये देखे कि ये तो मदन है। तो अब क्या किया, ये गिरधर लाल के अपने बेटे को उठा लिया गोद में। मदन भी चका गया, क्योंकि कभी भी उसे ने गिरधर लाल ने अपने बेटे को गोद में नहीं लिया था। और दोनों लोग बोलने लगे कि जो मैंने आज तक नहीं किया, अपने साहब के पीछे नौकर की तरह घूमता रहा, उस लोगों ने थोड़ा भी इज्जत नहीं दिया। आज जो हमने नहीं किया, जो तुमने करके दिखाता है, इसलिए गिरधर लाल खुश था, ठीक है ना। इसमें एक और पार्ट, जब लड़ाई कर रहे थे तो ऐसे होता है कि जब भी अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में लड़ाई होता है, तो अक्सर अमीर लोग जीत जाते हैं। लेकिन उसके जीतने का एक शर्त होता है, जब गरीब लोग अमीर लोगों के साथ देते हैं तो वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन इसमें कोई ने साथ नहीं दिया, मदन के दोस्तों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो ये था खोखा का साथ नहीं दिया। वो लोग देख रहे थे लड़ाई कैसे वो कर रहा है। ये दोनों लोग एकदम कुत्ते की तरह लड़ाई कर रहे थे, देखिए कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, अब कोई उसने बचाने नहीं गया। तो गरीब और अमीर में महल वाले और झोपड़ी वाले में लड़ाई होती है, तो कौन जीता है? महल वाले। लेकिन एक शर्त पे, जब झोपड़ी वाले उसका साथ देते हैं तब महल वाले जीते हैं। लेकिन इसमें साथ नहीं दिया, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महल वाले और झोपड़ी वाले लड़ाई में को होता है तो कौन जीते हैं? तो महल वाले। लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो पूछेगा कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में होता है तो कौन जीते हैं? तो आप उत्तर दीजिएगा कि महल और झोपड़ी वालों के बीच में लड़ाई होता है तो अक्सर महल वाले जीत जाते हैं। लेकिन इसमें एक अथी है कि जब महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई होती है तो उसमें जब झोपड़ी वाले महल वाले के साथ नहीं देते हैं तो अक्सर महल वाले हार जाते हैं और झोपड़ी वाले जीत जाते हैं, ठीक है।
तो इसके मदन के जो दोस्त थे उसके साथ नहीं दिए। ओ कासू का वो तो छोटे छोटे थे, तो अब उन लोगों को क्या पता है कि अमीरी और गरीबी क्या होता है। तो दोस्त आप लोग ऐसे रखिए कि हमेशा हो सके तो उसका साथ आपका साथ दिया नहीं, लेकिन कोई दूसरे पक्ष से जाकर नहीं बोले। तो ये मदन के दोस्त अच्छे थे, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को एक दोस्त पर शायरी सुना ही देना चाहिए। आप लोग बोले सुना दें। चलिए आप उसमें देख रहे हैं है कि नहीं शायरी मेरे डायरी में। देखिए इसी डायरी में शायरी वायरी लिख कर थोड़ा सा रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है शायरी लिखना। तो देखिए शायरी। दोस्त वो नहीं जो जान देता है, दोस्त वो नहीं जो जान देते हैं, दोस्त वो भी नहीं जो मुस्कान देते हैं, दोस्त वो नहीं जो जान देते हैं, दोस्त वो भी नहीं जो मुस्कान देते हैं। अरे सच्चे दोस्त वो हैं, अरे सच्चे दोस्त वो हैं जो पानी में गिरे हुए भी आंसू पहचान लेते हैं। तो आप लोग यह शायरी कैसा लगा आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। और भूल गए कि आप लोग को देखिए आप हम यहाँ सारांश भी बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पर जो भी लिखा हूँ। तो नामुम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, तो कासू था खोखा। जीवन के नियमों का अपवाद कौन था, खोखा का कासू था। बिजनेसमैन इंजीनियर किसे बनाना चाहते थे सेन साहब, कासू को। मदन कौ साल का रहे, 5 से 6 साल का। खोखा मदन के बीच में लड़ाई हुई, कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, ठीक है। महल वाले की जीत होती है, मदन के डरने के कारण क्या था, उसके पिताजी उसके मारते, ठीक है ना, लेकिन मारे नहीं। ये मदन की माँ मदन को ले जाओ, देखना फिर से ऐसी गलती हरकत ना करे। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, सेन साहिबा बोले थे, ठीक है ना। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का, ये भी सेन साहिबा बोले थे। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि मुझे आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय बिहार।